ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब पहले का जो एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है उसमें आप ये देखते थे कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति किस आधार पर दे रहा है, वो समाज की आवश्यकताओं के आधार पर या फिर हम अध्यापक जो है उस आधार पर दी जाती थी किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अब जो आपको देखने को मिलता है उसमें समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि अब हम बात करते हैं किसकी, कि एक अच्छी शिक्षा की बच्चे के सीखने के बारे में, जिसमें हम ये कहते हैं कि बच्चों को जो शिक्षा है वो किस के आधार पर होनी चाहिए, बच्चे की बुद्धि के आधार पर, मतलब उनकी जो मानसिक क्षमता है या उनकी जो स्थिति है सीखने की उस आधार पर, उनकी अपनी जो रुचि है उस आधार पर और मानसिक स्थिति के आधार पर क्या करना है, ध्यान देकर उनको शिक्षित करना है। तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। शिक्षा पूर्णतः कैसी होती थी, अध्यापक केंद्रित, कि वो अपने आधार पर क्या कर रहे हैं, शिक्षा का चयन कर रहे हैं या अपने आधार पर विधि का चयन कर रहे हैं कि जो उन है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को 3 R's का ज्ञान देना है। किंतु अब शिक्षा केंद्र का केंद्र बालक बन गया है। ठीक है, मतलब पहले बच्चों को हम क्या करते थे, 3 R पर बेस्ड एजुकेशन जो है उसको बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती थी। जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, अर्थमेटिक, इसकी नॉलेज देना उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अब हमारी शिक्षा में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों पर आधारित है। शिक्षा का केंद्र आप कह सकते हैं कि एजुकेशन अब कैसी है, हमारे पास जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिसमें हम बच्चे की रुचि के आधार पर उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी योग्यताओं को विकसित करने की का प्रयास किया जाता है, उनको अनुभव के आधार पर सिखाने की बात की जाती है। ठीक है, और उनकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब उनका जो ब्रेन है वो कितना डेवलप्ड है, किस एज में वो है, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी आप कह सकते हैं आयु के आधार पर हर एक बच्चे का क्या होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है। जैसे 3 वर्ष के बच्चे का जो दिमाग है वो जितना विकसित है उसी आधार पर उतना ही सिखाएंगे हम उसे, उससे ज्यादा बड़ी बातें उसे सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी को हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहते हैं कि शिक्षा का केंद्र क्या है, बालक बन गया है और उसकी मानसिक स्थिति, यानी उसकी जो मानसिक गतिविधियां हैं उसकी रुचि और योग्यताओं को मानकर उसको आधार बनाकर हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। कि अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या करता है, कह रहा है कि जितने भी हमने अभी बात की कि रुचि कैसी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, इस आधार पर, मतलब इसको बेस बनाकर, इसको आधार बनाकर, इन सभी चीजों को आधार बनाकर क्या बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, करिकुलम जो है बनाया जाएगा कि उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए चीजें, उसमें कंटेंट जिसे आप कहते हैं जो विषय है, वो विषय वस्तु क्या होगी उसके अंदर, वो वैसी होगी जो उस एज ग्रुप के बच्चे के लिए उचित है। तो जैसे जब जिस वर्ष आपको लगता है कि उन्हें काउंटिंग आ जानी चाहिए या वो इतने विकसित है कि काउंटिंग सीख सके, तभी हम क्या करेंगे, उसे इस प्रकार की गतिविधियों में लगाएंगे। तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जो क्या करेगा, हमारी उनकी योग्यताओं को आधार मानकर पाठ्यक्रम को विकसित करेगा, यानी उनकी योग्यता के अनुसार जो है पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के अंदर सम विकास करना है, मतलब एक समान विकास करना क्या हो सकता है, शिक्षा का उद्देश्य होगा। यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है तो उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं होगी और इससे वह शिक्षा का लाभ जो है वो नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि बच्चे का क्या किया जाए, एक इंटरेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी रुचि जो है वो क्या की जाए, उत्पन्न हर विषय में। और इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिखाने का या सीखने का जो तरीका है, या फिर अध्यापक के जो सिखाने का तरीका है वो कैसे होना चाहिए, वो गतिविधि पर आधारित होना चाहिए कि हम कैसी एक्टिविटी कराते हैं। करी एक्टिविटी जो होती है वो गतिविधियों पर आधारित, या फिर हम बात करते हैं किसकी, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज की, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, या फिर अनुभव के आधार पर सीखने की। तो इन गतिविधियों को इसीलिए शामिल किया जाता है ताकि बच्चा जो है उनमें पार्टिसिपेट करे। जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी रुचि बनेगी, रुचि बनेगी तो वो उसको सीखने के लिए तैयार हो जाएगा, और सीखने के लिए तैयार होगा तो उसका ज्ञान जो है वो अनुभव के आधार पर खुद से सीखी हुई एक नई नॉलेज जो है वो क्या कर पाएगा, ले पाएगा। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर प्रजातांत्रिक देश में
आत्म अनुभूति और मानवीय संबंध, आर्थिक कुशलता या फिर नागरिक का जो उत्तरदायित्व है, जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करना, तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ ना हो। ठीक है, कि हमारा जो देश है, उस देश में जो प्रजातंत्र है, मतलब प्रजा का जो शासन चलता है, कि प्रजा के आधार पर चीजों को बनाया जाता है, उसके आधार पर जो भी मानवीय संसाधन है, आर्थिक कुशलता है, नागरिक उत्तरदायित्व है, जैसी उद्देश्यों की पूर्ति कब तक नहीं होगी, जब तक क्या है हम उनके मानसिक, बच्चा जो है मानसिक दृष्टि से स्वस्थ ना हो। ठीक है, तो मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है, या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, या फिर उसके लिए समान अवसर विकसित करने के लिए, कि हर एक बच्चे को क्या मिले, समान अवसर मिले, उस आधार पे क्या होगा, बच्चों के लिए हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जब बच्चा जो है मानसिक रूप से क्या हो जाए, स्थित हो जाए, मतलब मानसिक रूप से वो क्या है, पूरा स्वस्थ है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो ही वो क्या कर पाएगा, वो प्रजातंत्र को समझ पाएगा कि प्रजातंत्र होता क्या है। अगर वो स्वस्थ है, तभी वो क्या कर पाएगा, मानवीय मूल्यों के बारे में जान पाएगा कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं, आर्थिक कुशलता क्या होती है, कि आर्थिक रूप से क्या उसे इंडिपेंडेंट बनना है, अपने लिए आजीविका के साधन बनाने हैं, और उसका एक नागरिक होने के नाते उसका जो नागरिक का उत्तरदायित्व है, या फिर आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी क्या है, उसका जो मानसिक संतुलन, मानसिक जो एबिलिटी है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, इन सारी चीजों को समझ पाएगा, इन सब चीजों के लिए कार्य कर पाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बगैर बच्चों की योग्यताओं का उचित विकास संभव नहीं हो पाता। कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की योग्यताओं को बेहतर बना सकते हैं, उसका उचित विकास कर सकते हैं। अगर मानसिक स्थिति उसकी अच्छी रहेगी, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा हो पाएगा, उसकी मानसिक योग्यताएं जो है, मतलब उसके जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को क्या कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं होगा, तो आप इन क्वालिटीज को विकसित बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चिंता, निराशा या अन्य जो अतिरिक्त समायोजन दोष हो सकते हैं, जो कई बार स्कूल में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिन्हें समझने या उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि कभी क्या क्या होता है कि बच्चा मानसिक रूप से क्या है, परेशान है, या फिर मानसिक स्तर पर क्या है, उसे तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर उसके मन में किसी चीज को लेकर चिंता, या फिर उसके मन में किसी चीज को लेकर भय उत्पन्न हो गया है, वो अपनी चीजों को लेकर क्या हो गया है, निराश हो गया है। तो जैसे लोगों का व्यवहार जो होता है, उस व्यवहार के कारण भी बच्चा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इन सभी चीजों को, मतलब उसके मन के भावों को क्या करना, अध्यापक को समझने का प्रयास करना। और अगर आप इसको समझ लेते हैं, तो उसकी समस्याओं को जान लेते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, उसके लिए उचित समाधान, यानी जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके लिए हम क्या कर पाएंगे, एक समाधान निकाल पाएंगे, ताकि उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से परेशान है, तो वो अपनी सारी एनर्जी लगाकर किसी भी चीज को सीखने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, असक्षम है, असमर्थ है। ठीक है, तो उसको इस स्तर पर लेकर आने के लिए कि अध्यापक को क्या होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी समस्या का समाधान जो है बच्चे के लिए निकाला जा सकता है, तो हम उसके लिए बेहतर सीखने के अवसर जो है वो उपलब्ध करा पाएंगे। फिर मानसिक स्वास्थ्य का घर और विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि किसी बच्चे की का मानसिक स्थिति पर उसके घर का और उसके विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में जो गतिविधि करते हैं, चाहे आप घर पर जो भी गतिविधि करते हैं, वहां पर जो भी एनवायरनमेंट होता है, उसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पे, यानी आपके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे उच्च आदर्श की हम बात करते हैं, कि प्राय माता पिता बच्चों के व्यक्तित्व की भीमता को विचार किए बिना ही बच्चों के लिए
कुछ ऐसे आदर्शों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, या फिर अपने मन में क्या कर लेते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे उन आदर्शों की क्या है, पूर्ति नहीं कर पाते, या फिर मानसिक असमायोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो उच्च आदर्श से मतलब है कि हमारी, आप कह सकते हैं कि माता पिता की क्या है ये उच्च आदर्श, ऐसे गुण क्या है ये, गुण जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में क्या हो, विकसित हो। तो वो देखते हैं कि दूसरे का बच्चा ऐसे कर रहा है तो ये गुण हमारे बच्चे में भी होना चाहिए, दूसरे का बच्चा गेम्स में आ गया तो हमारा भी होना चाहिए। तो ये जो स्थिति होती है इसी को हम कहते हैं कि उच्च आदर्श की। कुछ माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर जो गुण उसे दूसरे के बच्चे में दिख रहे हैं वो गुण के अनुसार जो है उनका बच्चा ग्रोथ करे, उसके अनुसार उनका बच्चा वृद्धि करे। और ऐसे समय में माता पिता क्या करते हैं, माता पिता ये भूल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स पेरेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं कि बच्चे में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता उनके अंदर होती है। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग है, या फिर आप कह सकते हैं कि हर बच्चे का व्यवहार क्या होगा, दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का नाम देते हैं। और इसके अनुसार पर हर बच्चे की क्या होती है, उसकी अपनी रुचि होती है, उसकी अपनी योग्यता होती है, कि जरूरी नहीं जो दूसरा बच्चा कर रहा है आपका बच्चा उस कार्य को करने में सक्षम है, या हो सकता है उसकी रुचि नहीं है, उसमें क्षमता है भी तो भी वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और चीज में रुचि रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे में डेवलप हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि उच्च आदर्श। आप कह सकते हैं कि क्या है, हमारे जो माता पिता हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, आप उनकी एक्सपेक्टेशन मतलब आपसे उनकी जो आशाएं हैं वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती हैं, और वो क्या करने लगती हैं, बच्चों के लिए एक मानसिक तनाव का काम करती है। कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा इस काम को करे, लेकिन बच्चा उसके, हो सकता है उसकी क्षमता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, या फिर उसकी रुचि नहीं है, वो नहीं करना चाहता, फिर भी वो क्या कर रहा है, उस तरह के काम को पूरा कर रहा है क्योंकि माता पिता चाहते हैं। तो इस प्रकार की जब गतिविधियां वो करते हैं तो इसको हम ये नहीं कहते कि वो क्या कर रहे हैं, आदर्शों की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि आप ही क्या करें, एक मानसिक असमायोजन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मानसिक असमायोजन मतलब जो उसकी क्षमताएं हैं उसको नेग्लेक्ट करके आप उन चीजों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो शायद नहीं चाहता, या फिर जिस क्षेत्र में वो अपने आप को नहीं देखना चाहता। तो इससे क्या होता है, उसकी मानसिक स्थिति में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, असंतोष, क्रोध, नकारात्मकता, ये सारी चीजें क्या होंगी, उसकी मानसिक स्थिति में भय, डर, ये क्या होगा, उत्पन्न होगा। जो किस वजह से हो रहा है कि उस आपके और आपके बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उसमें असमायोजन के कारण हो रहा है। एक संतुलन जो होना चाहिए था कि आपको बच्चे को समझने की कोशिश करनी है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि माता पिता के द्वारा ऐसे कुछ आदर्शों को स्थापित कर लेना जो बच्चा पूरा नहीं करना चाहता, या फिर वो बच्चे से जबरदस्ती पूरा करवाते हैं, उसकी गतिविधियों को रोककर उसकी योग्यताओं को नेग्लेक्ट करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार की चीजों को पूरा करते हैं। फिर हम सबसे पहले अगर घर के प्रभाव की आप बात करें कि इस पर घर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर घर पर ऐसा वातावरण है, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। घर पर ही उसका विकास जो है वो नहीं होता है, लेकिन घर पर जो होने वाला विकास वो क्या होगा, रुक जाएगा। और बदलती सामाजिक मान्यताएं घर को क्या करने वाली है, प्रभावित करने वाली। तो एक समय के बाद जैसे बच्चा, आप अभी बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ समय के बाद बच्चा आपको नेग्लेक्ट करेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। तो जब जिस सीमा तक कि वो क्या कर सकता है, चीजों को पूरा कर सकता है, या फिर वो टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा है, तब तक वो क्या कर रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है, या फिर आपको काम को कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, जो उसकी क्षमताएं, उसकी जो भावनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो वो क्या करेगा, आपको नेग्लेक्ट करने लग जाएगा, आपको जवाब देगा, आपको क्रोध के भाव से देखेगा। तो इससे आपको लगता है कि आपको कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो गलत स्थिति की ओर जा रहा है, जबकि बच्चों के पोषण पर उनकी समस्याओं का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है।
कि जो कुछ भी वो खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं या जो कुछ भी उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उसका प्रभाव क्या बनेगा उनके लिए, एक मानसिक तनाव का कारण बनेगा। और ये मानसिक तनाव क्या करेगा, अलग-अलग समस्याओं को उत्पन्न करेगा। और घर पर बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस प्रकार के प्रभाव को डालती हैं, ठीक है? तो जैसे घर पर कि घर पर आपके साथ होने वाला जो व्यवहार है, वो आपकी मानसिक स्थिति को या फिर आपकी जो मानसिक स्थिति या मानसिक व्यवहार को प्रभावित करेगा। वो क्या करेगा, आपके घर के द्वारा मिलने वाला जो पोषण है वो आपके मानसिक व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है? आपकी रुचियों को आपको समझने की जो कोशिश की जाती है, वो जो व्यवहार है, मतलब हर एक व्यक्ति का आपके घर पर व्यवहार या फिर घर पर जो वातावरण आपके लिए बनाया जाता है, उसको वो भी क्या करता है, आपको बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपकी मानसिक स्थिति पर अपना प्रभाव डालेंगी और बच्चे के व्यवहार में क्या लेकर आती हैं, परिवर्तन लेकर आती हैं। फिर माता-पिता का जो व्यवहार है कि माता-पिता अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। तो जिन घरों में आपने देखा है कि माता-पिता बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वहाँ पर बच्चा जो है वो असमायोजित हो जाता है। मतलब वो अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में या फिर आस-पास के लोगों के साथ संतुलन नहीं बना पा रहा है, या परिवार में किसी कारण से कोई एक गलती उसने कर दी, उस वजह से जो है उसकी अवहेलना की जा रही है। बार-बार एक ही चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है। तो इस प्रकार का व्यवहार क्या करेगा, उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। दूसरा ये है कि परिवार में तनाव। परिवार में तनाव से मतलब है कि आपके परिवार में अगर आपका जैसे जॉइंट फैमिली है या फिर माता-पिता न्यूक्लियर फैमिली है, तो उन दोनों के बीच में यदि किसी प्रकार की का तनाव है, तो वो प्रभाव भी बच्चे को प्रभावित करता है। तो भारतीय परिवारों में आपने देखा है बहुत सारी फैमिली जॉइंट्स होती हैं या फिर जॉइंट्स नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में भी अगर माता-पिता का व्यवहार एक-दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, तो उनका बर्ताव या उनका व्यवहार भी क्या करता है, बच्चे की मानसिक स्थिति पर एक बुरा प्रभाव डालता है, उसके मस्तिष्क पर दबाव डालता है, तनाव उत्पन्न करता है। अलग-अलग तरह के विचार जो है वो अपने मन में लाने लगता है और वो उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या करते हैं, बाधित करते हैं। उसके जो रुचि है दूसरी चीज़ों के प्रति उसको कम करते हैं। तो इसका भी बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है घर का अनुशासन। कि घर में जैसा डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें भी क्या करते हैं कि घर में जो अनुशासन है, आप बच्चे के साथ किस प्रकार का डिसिप्लिन रखते हैं, वो भी क्या करता है, बच्चे को प्रभावित करता है। तो घर के अनुशासन का बच्चे के विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता मतलब अज्ञानता आप कह सकते हैं या फिर ऐसे लोग जो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें अनुशासन का मतलब नहीं पता। उन्हें लगता है कि केवल बच्चा हमारी बात मानता रहे, वही अनुशासन कहलाता है। जबकि अनुशासन का सही मतलब क्या होता है, खुद को नियंत्रित करना। अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण, कि व्यक्ति क्या करे, खुद पर नियंत्रण। लेकिन हमने क्या किया है, इसकी परिभाषा को बदल दिया है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब क्या होता है कि हमेशा दूसरों की बातों को मानना या फिर आप कह सकते हैं दूसरों की आज्ञा का पालन करना, ठीक है? दूसरों को दबाना या फिर उनकी रुचि का उनकी हनन करना, कि जो उनकी रुचियां हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं हम उसको अनुशासन का नाम देते हैं। जबकि अनुशासन में हमें बच्चे पर खुद पर नियंत्रण करना सिखाना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे नियंत्रित करे, अपने मन को कैसे नियंत्रित करे। इसको सिखाने की बजाय, उसकी इच्छाओं का सम्मान करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार के वातावरण के अंदर ले आते हैं जहां पर वो हमेशा दूसरों की आज्ञाओं को क्या कर रहा है, मान रहा है। उसके अपने विचारों को सही समझा जाता है। कहीं पर भी बच्चों का जो पूर्ण स्वतंत्रता है, पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता तो कहीं भी जरा सी बात की जो है गलती की अगर आप सजा दे रहे हैं या फिर उसके विचारों को, उसकी भावों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं,
अगर आप ऐसी चीज को अनुशासन का नाम देते हैं तो वो अनुशासन बिल्कुल भी नहीं कहलाता। ठीक है, तो आपके घर पर आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा वातावरण आपने उनको दिया है, ये भी क्या करेगा, उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। फिर आता है अध्यापक का व्यवहार, यानी विद्यालय में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अध्यापक का। तो अध्यापक का जो स्थान है विद्यालय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंडिकेटिंग होता है, या फिर सबसे ज्यादा जो है प्रमुख होता है, क्योंकि वही है जो क्या करेगा, बच्चे के ऊपर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो क्या करती है, बच्चे को बहुत या फिर निरंतर लगातार प्रभावित करती है। बच्चे उसके विचारों को जब सुनते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व है उन पर निरंतर लगातार अपना प्रभाव डालता है। तो यदि अध्यापक का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा है, पक्षपात है, यानी किसी के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी बच्चे को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्राथमिकता आप दे रहे हैं, तो सभी के साथ अगर समान व्यवहार आपका नहीं होगा तो बच्चे की मन पर, उसकी जो मानसिक स्थिति है उस पर एक बुरा प्रभाव डालता है। या बच्चों को किसी प्रकार का दंड देना, या फिर उस दंड के कारण बच्चों के अंदर भय उत्पन्न हो जाना, निरंतर मानसिक स्थिति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो जैसे किसी एक ही बच्चे को, ठीक है, अगर किसी एक बच्चे के साथ अध्यापक कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, या उसे किसी प्रकार की का दंड अगर उसे दिया गया है, तो उसको देखकर अन्य सभी बच्चे भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उन सभी की मानसिक स्थिति पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो सभी कैसे हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति क्या कर रही है, उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर बना रही है, उनकी सीखने की क्षमता को कम कर रही है। तो एक स्वतंत्र वातावरण के लिए जरूरी है कि अध्यापक का जो व्यवहार है बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, स्नेह पूर्वक हो, प्रेम पूर्वक, आप कह सकते हैं स्नेह पूर्वक होना चाहिए। बच्चों को एक स्वतंत्र एनवायरनमेंट जो है अध्यापक दे, जहां पर वो अपने मन के विचारों को क्या कर सके, व्यक्त कर, मौखिक रूप से भाग लें गतिविधियों में, कि उन्हें किस प्रकार की चीजों में रुचि है, उनके विचारों को सुनने का जो अवसर है वो सभी को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का वातावरण अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तब भी क्या करता है, बच्चे की मानसिक स्थिति पर ये बुरा एडवर्स इफेक्ट डालता है। फिर इसमें हम बात करते हैं कि विद्यालय का जो वातावरण है अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, कि अध्यापक का व्यवहार अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, बच्चे के ऊपर एक एडवर्स बुरा प्रभाव डालेगा, अपोजिट इफेक्ट डालेगा। तो विद्यालय का वातावरण बच्चे की मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी चीज को करने का इच्छुक है लेकिन उसे अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर बच्चे की रुचि किसी और चीज में है, उससे किसी और चीज में डाला जा रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या करती हैं, अगर उसे अपने अनुभव को, अपनी मन की स्थिति को व्यक्त करने का क्या नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। तो यही विद्यालय में छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते, तो उनकी मानसिक स्थिति में चिंता और भय बना रहता है, कि अगर उन्हें सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा है, तब भी वो क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मन में हमेशा निरंतर चिंता बना रहती है। तो जैसा सुरक्षित वातावरण उन्हें घर पर मिलता है, वैसा ही सुरक्षित वातावरण उन्हें विद्यालय में भी मिले, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहती है, बेहतर, और बच्चा जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो बेहतर तरीकों से क्या कर पाता है, सीख पाता है। फिर दूसरा ये है कि अभिव्यक्ति के अवसर ना देना, मतलब उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार उनको अवसर उपलब्ध ना कराना। तो जैसे जितनी भी प्रतियोगिताओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, लेकिन उन गतिविधियों को करने के लिए अगर आप उन्हें अवसर नहीं देते हैं, या उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्रता उन्हें नहीं देते हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो वहां पर छात्र क्या है, भय के कारण अपने विचार जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, उसकी इच्छाओं का दमन हो जाता है। या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, आपने उसके मन में पहले ये बात डाल दी कि ये बच्चा इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, उसकी अभिवृत्ति, उसके व्यक्तित्व को क्या करती हैं, निराशा की तरफ लेकर जाती हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक, या फिर आप कह सकते हैं कि जो विद्यालय है और विद्यालय दोनों ही क्या करें, बच्चे के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराएं, उसकी अभिवृत्ति को विकसित करने का, उसके व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके।
ऐसा वातावरण उनको क्या कराना, उपलब्ध कराना, तो हम उनकी मानसिक स्थिति में अच्छा जो है क्या कर सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिर है परीक्षा प्रणाली, कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि वो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा क्या बनता है, मानसिक तनाव मिलता है। तो आपकी जो परीक्षा प्रणाली है बच्चों की मानसिक स्थिति और उसके स्वास्थ्य पर क्या बोलता है, एक प्रभाव डालता है। तो अगर आपकी शिक्षा जी की जो प्रणाली है, परीक्षाओं का जो पैटर्न है, जिसमें परीक्षा में बैठने से पहले ही बच्चा जो है अपने मूल्यांकन को लेकर, अपनी परीक्षाओं को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, मानसिक तनाव उसे उत्पन्न हो रहा है, तो बालक की योग्यता का जो है सही से पता नहीं लग पाता, या बालक ऐसे वातावरण के अंदर क्या है, समायोजित नहीं हो पाता जिसमें वो अच्छे से सीख सके। तो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये भी बच्चों के मन में क्या करता है, मानसिक तनाव का कारण बनता है। मानसिक तनाव, उनके अंदर भय, उनके अंदर असंतोष कि वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, परीक्षाओं में अच्छे नंबर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर परीक्षाएं कैसी होंगी, कहाँ पर होंगी, कैसे लोग उन्हें मिलेंगे, चेकिंग कैसी होगी, इस प्रकार के जितने भी क्वेरीज बच्चे के मन में होती हैं चेकिंग के अनुसार, तो वो अपने मूल्यांकन को लेकर भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं कि जिस व्यक्ति को वो नहीं जानते उनके द्वारा परीक्षाएं चेक होंगी, या फिर जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि बच्चा जो है पूरे वर्ष क्या स्थिति उसकी रही है, उसके आधार पर अगर आप सिर्फ परीक्षाओं के आधार पर अगर उसका मूल्यांकन किया जाता है तो क्या है, वो उसके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि हो सकता है कि बच्चा किसी प्रकार की परिस्थिति में हो, या फिर परीक्षा के दौरान वो किसी ऐसी स्थिति में था जहां पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो इन सभी कारणों से, मतलब परिस्थितियों के कारण परीक्षा का अच्छा ना होना क्या करेगा, उसके मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। तो जैसे मान लीजिए किसी की घर में डेथ हो जाए, या कोई बच्चा बीमार है, या फिर अन्य कोई स्थिति है, आर्थिक रूप से कोई समस्या आ गई है, या कोई वातावरण के आधार पर कोई समस्या आ गई है जिसके कारण वो परीक्षाओं में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया, और उसके कारण क्या है, उसके मार्क्स या नंबर कम आए, तो ये जो परीक्षा प्रणाली है इस प्रकार की, वो क्या करती है, बच्चे के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य को निरंतर प्रभावित करती है, और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर ऐसा प्रभाव डालती है जो उसको मानसिक तनाव और असंतोष, भय जो है उसके मन में उत्पन्न करता है। फिर हम बात करेंगे विद्यालय का बालक के विकास पर प्रभाव, कि किसी भी विद्यालय का किसी बच्चे के विकास पर एक अच्छा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो स्कूल शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सक्रिय साधन है, कि स्कूल हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है, सबसे अच्छा तरीका भी है बच्चों को शिक्षित करने का, और एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, सक्रिय साधन है, लगातार काम करता है। तो बच्चे के या बालक के व्यक्तित्व के विकास में स्कूल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, कि जब वह पहली कक्षा में या नर्सरी में पहली बार क्या करता है, स्कूल में प्रवेश लेता है, तो उसमें स्कूल की जो भी अभिवृत्तियां हैं और उसका जो व्यवहार है वो क्या होता है, प्रतिमान होता है। मतलब आपका जो पहला दिन होता है स्कूल में, वो क्या करता है, आपकी लिए एक अच्छी मेमोरी का कारण भी बन सकता है। ठीक है, क्या है आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल क्या करता है, आपके लिए एक अच्छी क्या बन सकती है, आपके लिए मेमोरी बन सकती है, आपके लिए एक अच्छी याद के रूप में भी रह सकता है, और ये आपके लिए क्या बन सकता है, एक भयानक दिन भी बन सकता है। ठीक है, दोनों निर्भर करते हैं कि बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, कि तो स्कूल में उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है, या स्कूल से पहले कि उसकी जो व्यवहार की स्थिति है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसके व्यवहार की प्रतिमान को निर्धारित करते हैं। तो स्कूल से पहले उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो मेमोरी है, या उसके व्यवहार के जो प्रतिमान है उसके परिवार के साथ, कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चा परिवार से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि जब वो क्या करता है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाता है, तो उसके लिए वो क्या होता है, एक भयानक दिन, या फिर उसका दिन क्या होता है, अच्छा नहीं जाता, क्योंकि वो अपने परिवार से क्या है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो पारिवारिक कारण हो सकता है, ठीक है, कि
वो क्या हो रहा है कि एक संतुलन नहीं बना पा रहा है विद्यालय में, जिस कारण से उसको लगता है कि आज का दिन बहुत ही बुरा था। ठीक है, और अच्छा इसलिए हो सकता है कि आपने अगर बच्चे को पहले से ही क्या किया है कि पारिवारिक वातावरण के साथ साथ आपने उसे क्या किया है, एक तो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है कि वो कुछ समय आपसे दूर रहकर कुछ समय आपके विद्यालय में जो है समय व्यतीत कर पाए। तो ये जो ट्रेनिंग आपको घर पर मिलती है वो क्या करती है, आपके लिए एक अच्छा वातावरण स्थापित करती है। तो परिवार में बालक को जितनी सुरक्षा महसूस होती है उतनी ही उसे विद्यालय में अगर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बच्चा घर पर क्या होता है कि माता पिता उसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, हर एक चीज उसको उपलब्ध होती है, उसको आप कह सकते हैं पर्टिकुलर अटेंशन मिलता है, बहुत ज्यादा उसकी केयर होती है। हर एक व्यक्ति का जो है परिवार पर उसका जो है फोकस उस बच्चे पर होता है। लेकिन अगर यही सेम वातावरण उसे विद्यालय में नहीं मिलता या फिर उसे लगता है कि स्कूल में उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसी जो स्थिति है वो क्या करती है, बच्चे को विद्यालय में असुरक्षा अनुभव करा सकती हैं, उसे तनाव का जो है वातावरण मिल सकता है। तो स्कूल में जो चालक है न केवल स्कूल के वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है, बल्कि उसके सहपाठी और गुरुजनों के साथ उसका एक समायोजन सीखना भी बहुत जरूरी है, कि वो क्लास में हर एक बच्चे के साथ कोऑपरेट कर सके, अध्यापक के साथ कोऑपरेट कर सके। और बालक के लिए स्कूल का पहला दिन इसी आधार पर एक अच्छी घटना भी हो सकती है और एक गंभीर संवेगात्मक संकट की, उसे लग सकता है कि वो दिन जो है वो बहुत बुरा था। ठीक है, या फिर उसकी मेमोरी में जो है वो एक ऐसी याद के रूप में स्थापित हो सकता है जो एक अच्छा समय नहीं था उसके लिए। तो स्कूल के साथ एक बेहतर संतुलन के लिए ये जरूरी है कि बच्चे के मन में क्या है, पहले से इस प्रकार की बातें या प्रतिमान जो है स्थापित किए जाएं कि विद्यालय में जो चीजें हैं वो कैसे सिखाई जाती हैं, किस प्रकार से उसे स्वयं कुछ चीजों को क्या है वहां पर करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं हम परिवार के आधार पर या फिर पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करके बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखाया जा सकता है। और इस आधार पर वो क्या कर पाता है, अपने अध्यापक के साथ या फिर अपने जो सहपाठी हैं या जो अपने जो छात्र हैं या फिर जो छात्राएं हैं उनके साथ उसका एक बेहतर जो संबंध है, रिलेशन है, उसको स्थापित करने में क्या करेगा, एक सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। इसी के अनुसार लोंगस्ट्री ये कहते हैं कि इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्थिर किया है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है समस्त सामाजिक अंतःक्रियाएं और अन्य पारिवारिक जो है संबंध जो है स्थापित कर लेता है, कि 5 वर्ष की आयु में या उसके बाद अगर बच्चा जो है विद्यालय जाता है तो वो एक गहरा संबंध अपनी पारिवारिक गतिविधियों के साथ जो है बना लेता है। और 5 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी अंतः क्रियाएं मतलब आंतरिक क्रियाओं का इंटरनल जो गतिविधियां हैं उसका दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। उसकी एक्टिविटीज जो है वो घर की क्रियाओं में इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वह बालक जब विद्यालय में जाता है तो उसकी क्रियाएं उनसे क्या नहीं खाती, मेल नहीं खाती, जैसे रोकना टोकना, एक ही स्थान पर बैठे रहना, इस प्रकार की। तो स्कूल में आपको पता है कि वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा डिसिप्लिन हमें फॉलो करना होता है या फिर फॉलो करने के लिए आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे घर पर कभी भी आप एक ही स्थान पर कुछ समय के लिए नहीं बैठते हैं, एक ही स्थान पर बैठना, ठीक है, या फिर हर वक्त आप विद्यालय में इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, वो भी विद्यालय के व्यवहार या डिसिप्लिन को क्या करता है, न घूमने देना। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को हो सकता है कि उसको अच्छा ना लगे, उसको इस प्रकार के वातावरण की आदत नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ चीजें जो है वो क्या करना, स्वयं जैसे हर एक चीज क्या है उसके लिए उपलब्ध नहीं है, तो सभी को समान अवसर मिलना। तो जैसे बच्चे लड़ते हैं, खिलौनों के लिए लड़ते हैं, तो उस आधार पर भी क्या है, बच्चों के अंदर एक ऐसी इमेच्योरिटी होती है जिसके कारण वो क्या करते हैं, लड़ते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ऐसी क्रियाओं का दायरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या नहीं कर पा रहा, विद्यालय के साथ एक संतुलन नहीं बना पा रहा, जिस कारण क्या है उसके विद्यालय में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। या फिर आपने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाने से पहले भी रो रहे हैं वो, विद्यालय की छुट्टी होने के बाद भी रो रहे हैं वो, या फिर पूरा दिन विद्यालय में रोते रहते हैं। ठीक है, या चीजों को खाते नहीं है या कोई गतिविधि नहीं करते, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि क्योंकि
एक लंबा समय उसने ऐसे व्यक्तियों के साथ बिता दिया जहां पर उसे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं गया। उसे जो चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, जो उसको पसंद होती थी, या फिर जो वो अपने अनुसार चाहता था, तो उस प्रकार की गतिविधियां क्या करती हैं, उसको ऐसी स्थिति में या मन की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं जो उसको दूसरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करने देता। दूसरा ये है कि स्कूल, नर्सरी स्कूल और बाल विकास। नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चों की आयु जो तो थोड़ा अंतर होता है कि जैसे आप प्राइमरी स्तर की बात करते हैं तो नर्सरी स्कूल हम इसीलिए कहते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। नर्सरी स्कूल आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो प्री प्राइमरी स्कूल है, वो इसलिए जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनमें क्या है, जो बच्चे की एज ग्रुप है वो 3 वर्ष की होती है, और ये जो एज होती है बच्चे की क्या होती है, इसमें उसकी मानसिक गतिविधियां या मेंटल जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक जो क्षमता है वो क्या हो रही होती है, विकसित हो रही होती है, डेवलप्ड हो रही होती है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को जब कुछ भी सिखाया जाता है तो वो तेजी से सीखते हैं, रुचि लेते हैं इस प्रकार की गतिविधियों में, और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। एक बेहतर बैलेंस वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बना पाते हैं, सीखने की स्थिति के साथ बना सक पाते हैं। तो बहुत बार क्या देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे, आयु का जो अंतर है माता पिता की अभिवृत्ति के कारण होता है कि जो नर्सरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर, कि कोई बच्चा 3 वर्ष का हो सकता है, कोई 4 वर्ष का, कोई 3.5 वर्ष का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता जो है वो ये सोचते हैं कि बच्चे को थोड़ा और समय घर पर व्यतीत करना चाहिए, या फिर उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है इसलिए हो सकता है, या फिर नर्सरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अध्ययन के लिए अभी ये समय उचित नहीं है। तो इस प्रकार के जो नर्सरी स्कूल होते हैं वहां पर बच्चे जिनके साथ वो माता पिता का समायोजन नहीं बन पाता, तो स्कूल में ऐसे बच्चों की अपेक्षा वो बच्चे अच्छी तरह से क्या कर पाते हैं, समायोजन कर पाते हैं। तो कभी प्राइमरी स्कूल में गए हैं या प्राइमरी स्तर पर उन्होंने शिक्षा उपलब्ध करी है, तो वो स्कूल में या प्राइमरी स्तर की शिक्षा पर ज्यादा संतुलन बना पाते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिन्होंने नर्सरी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, वो उन्हें प्राथमिक स्तर पर जब एजुकेशन लेना होता है तो वो क्या नहीं कर पाते, अपने वातावरण के साथ संतुलन नहीं बना पाते। तो इस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि उपयुक्त बच्चों की अपेक्षा अतिरिक्त विशेषताएं पाई जाती हैं, और उन बच्चों में पाए जाने वाले जितने भी पारिवारिक ट्रेनिंग सही, मतलब अगर आपने परिवार में भी सही ढंग से बच्चों को क्या किया है, ट्रेन किया है, उन्हें सही चीजें सिखाई हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं कि अपने वातावरण के साथ अच्छा संतुलन बना लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा जो है एक दूसरे को रोता हुआ देखकर वो सहानुभूति के कारण बहुत जल्दी रोने लग जाता है। तो नर्सरी स्कूल में बच्चों के रोने के कारण को स्पष्ट नहीं करते हुए एल्कोन ने लिखा है या एलडी ने लिखा है कि बॉयज सीन टू बी, कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लड़के होते हैं वो बहुत बड़ी चीजें होने पर भी जो है वो दुखी या उदास नहीं होते हैं, जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के आधार पर भी जो है वो क्या करती हैं, छोटी सी चोट लगने पर भी वो क्या करती हैं, मानसिक रूप से वीक या मानसिक रूप से आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव, सहानुभूति पूर्ण जो है व्यवहार करती हैं और रोने लग जाती हैं। तो ऐसा कारण ही आप कह सकते हैं कि जब जो बच्चे छोटे होते हैं, वैसा ही कारण आप कह सकते हैं कि उन बच्चों की स्थिति होती है जिसमें एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को देखकर केवल सिर्फ इसलिए रोने लग जाता है क्योंकि वो उसके प्रति क्या रख रहा है, सहानुभूति रख रहा है, या फिर उसे उसके प्रति जो है एक अच्छा भाव उत्पन्न हो रहा है, एक समर्थन का भाव आप कह सकते हैं, जिसके कारण क्या कर रहा है, वो रो रहा है। फिर प्राइमरी विद्यालय का में अनुभव और बाल विकास। तो जब बाल विकास को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, तो जब बच्चे को किसी भी प्राइमरी स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, एडमिशन दिला रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो विद्यालय का वातावरण है, अध्यापक हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ उसको क्या करना है, एक संतुलन बनाना है, समायोजन स्थापित करने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से यह देखा गया है कि जिन बच्चों को अच्छा पारिवारिक वातावरण मिलता है उनका विद्यालय में समायोजन अपेक्षाकृत जल्दी और अच्छा हो जाता है। तो जिन बच्चों ने आप कह सकते हैं कि प्राइमरी कक्षाओं में, नर्सरी कक्षाओं में पहले स्कूल में प्रवेश लिया है, वो जल्दी संतुलन बना लेते हैं स्कूल में। और जबकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास की शिक्षा पर जोर देना बहुत आवश्यक होता है, ताकि अध्यापक बच्चे की अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखे। विद्यालय में कक्षा का वातावरण 3 प्रकार का जो है
वो हो सकता है। प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी वातावरण और स्वतंत्रतामयी वातावरण, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब स्कूल की हम बात कर रहे हैं तो स्कूल में क्या करना है, एक समायोजन हमें स्थापित करना है बच्चे का स्कूल के साथ, ताकि वो सीखने के लिए तैयार हो, एक रुचि जो है उसमें सीखने की उत्पन्न हो। और ऐसी शिक्षा जो है हमें उसके लिए तैयार करानी है उसके रुचि के आधार पर हो। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूल्स पर इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके लिए हम कह सकते हैं हम अपने विद्यालय में किस प्रकार का, 3 तरह का वातावरण रख सकते हैं। एक वातावरण तो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक वातावरण में आप क्या कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक जिसे आप कहते हैं। तो ये जो वातावरण है इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अपने डिसीजंस को शेयर करेगा। क्या कर रहा है वो, शेयर कर रहा है डिसीजन मेकिंग, कि दूसरों के साथ क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उनके साथ मिलकर डिसीजन ले रहा है। स्टूडेंट यानी बच्चों की जो वॉइस है, बच्चों की जो जरूरतें हैं उनको समझा और सुना जाता है। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है किसकी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे बहुत सारे स्कूलों में, आपने कॉलेज में भी देखा कि क्या होते हैं, चुनाव होते हैं जहां पर वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक क्या है, एक तरह की वैल्यू है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि चुनाव हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज में आपको क्या है इसका एक बार हिस्सा बनना है और अपने देश में डेमोक्रेटिक वातावरण को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखना है। तो इसलिए उनको क्या है, इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में समझाना, उनको कल्चर के बारे में बताना। ये क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक है। ट्रांसपेरेंसी रखना, मतलब हर चीज में क्या है, पारदर्शिता है, कहीं पर कोई चीज उनसे छुपाई नहीं जाती, इसी को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, इस प्रकार से है जहाँ पर स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स सभी के पास क्या है, अपना स्वतंत्र वातावरण है जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, उनको ग्रो करने के क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उचित अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, अवसर जो है उनको प्राप्त होने चाहिए, ताकि जो है वो अपनी वैल्यूज को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो स्वतंत्र या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण क्या होता है, जहाँ पर हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने की बात करते हैं जहाँ पर उनकी बातों को, उनकी जो वैल्यू है या फिर उनकी जो वॉइस है, जैसे अपनी उनकी जो इच्छाएं हो सकती हैं, उनकी रुचि या फिर किसी तरह का परिवर्तन अगर वो अपनी शिक्षा में, अपने अध्यापक में या फिर अपने वातावरण में चाहते हैं, वो ये सारी चीजें क्या करेंगे, उन्हें एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देंगे। दूसरा एनवायरनमेंट कैसा होता है, निरंकुशवादी एनवायरनमेंट। तो जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है आपको, कि आपको क्या करता है, ये अवेयरनेस लेकर आता है, एक जागरूकता आपके अंदर लेकर आएगा। तो इसमें क्या है कि आपके ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है किसका, अध्यापक का। ठीक है, कि इसमें क्या किया गया, बच्चों को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा, कि वो गतिविधियां उन्हें कराई जाएंगी या फिर आप कह सकते हैं कि अध्यापक के आधार पर उनको क्या है, चीजें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो कैसी हो सकती है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जब आपके पास एक निरंकुश वादी स्कूल है या फिर एनवायरनमेंट कैसा है, निरंकुशवादी वातावरण है आपके विद्यालय का, तो ऐसी स्थान पर शिक्षा कैसी होती है, कि शिक्षा कैसी, एक परंपरा के आधार पर या फिर जो पारंपरिक, जो पहले से चलते हुए जो तरीके हैं उन शैलियों के आधार पर दे सकते हैं, कि जो पुराने तरीके उस आधार पर आपको सिखाया जाए। इसमें शिक्षा कैसी होती है, विषय के आधार पर होती है, कि विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम है
उसके आधार पर, या फिर जो आपका शिक्षक है, शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के वातावरण में आप कह सकते हैं कि शिक्षक क्या 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 होता है, शिक्षक का नियंत्रण होता है छात्रों पर। शिक्षक क्या करेगा, छात्रों को नियंत्रित कर सकता है। इसमें क्या होता है, इस गतिविधि में, निरंकुशवादी में, जो शिक्षक है वो क्या होते हैं, ज्यादा गतिशील होते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, वो स्थिर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पैसिव होते हैं। ठीक है, कि वो निष्क्रिय होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पैसिव मतलब निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय, जो क्या कर रहे हैं, केवल चीजों को सुनते हैं। ठीक है, जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होगा, इसमें टीचर जो होता है वो कैसा होता है, टीचर एक्टिव होता है और टीचर पैसिव होता है। और स्टूडेंट एक्टिव होता है, कि टीचर क्या कर रहा है, उनकी गतिविधियों को देख रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है, लगातार गतिविधियां करके सीख रहा है। तो ऐसे वातावरण को हम क्या कहते हैं, निरंकुश। तो निरंकुशवादी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी कैसे, जैसे अगर आपको लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है तो वो कैसी शैली है, वो निरंकुश शैली है। या फिर प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले ये विधियां ज्यादा इस्तेमाल होती थी विद्यालयों में। टीम, यानी आपको टीम डिस्कशन के बारे में, या फिर इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं, कि टीम में डिस्कशन हो रहा है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ग्रुप डिस्कशन आपको कराया जा रहा है, ये सारी शैलियां कैसी होती हैं, निरंकुशवादी। फिर आता है एक स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण जहां पर बच्चे के पास क्या है, अपना एक एनवायरनमेंट है, जिसमें बच्चा जो है वो खुद से सीखने का प्रयास कर रहा है। स्वतंत्र वातावरण में हम ये बात करते हैं कि स्वतंत्र वातावरण कैसा होता है, कैसा वातावरण जहां पर बच्चा क्या है, अपने आप से क्या है, वो फ्री है। ठीक है, फ्री मतलब उसके लिए क्या किया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया जाता है जहां बच्चा क्या कर रहा है, खुद से सीखने की कोशिश करेगा। आप कह सकते हैं अनुभव के आधार पर वो क्या करता है, सीख रहा है। तो ऐसा वातावरण बच्चे को क्या करता है, सुरक्षित महसूस कराता है, उसको क्या करता है, सहयोग देगा। ठीक है, कि उसकी बातों को भी सुना जाएगा, उसको सहयोग प्रदान करेगा। आप कह सकते हैं कि उसके पास क्या होती है, शिक्षा के आधार पर भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जाती है। बच्चों को अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, छात्रों की आवाज को, जैसे कि आप डेमोक्रेटिक में देखते हैं लगभग सेम क्या होता है, ऐसा ही एनवायरनमेंट हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, बच्चों के लिए अलग अलग तरह के मानसिक स्तर को विकसित करने की कोशिश करता है। फिर अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। तो विद्यालय में एक छात्र का अधिगम, अगर विद्यालय में क्या है, छात्र क्या है, सीखने आया है, तो उसकी जो भी उपलब्धियां हैं किस प्रकार से होंगी, ये बहुत ही कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसे है। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को अगर किसी अध्यापक के विषय में रुचि नहीं है तो वो उसको सीखने का प्रयास नहीं करता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक क्या है, उसकी माँ को प्रतिस्थापित करता है, मतलब उसकी माँ के स्थान पर वो अपने आप को उनको देखता है, और इसलिए वो चाहता है कि वो सारी विशेषताएं उसके अध्यापक में होनी चाहिए जो उसकी माता में है। और अध्ययन के आधार पर ये देखा गया है कि अध्यापक की अभिवृत्ति क्या है, विद्यार्थी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होनी चाहिए। वो बच्चों के प्रति क्या रहे, सचेत रहे, सजग रहे, सहानुभूति पूर्वक अगर एक वातावरण रहेगा तो बच्चों का और विद्यालय में जो अध्यापक है उनके सकते हैं अच्छे और बेहतर बना सकते हैं। फिर बी के कुपुस्वामी ये कहते हैं कि जब बालक को निम्न आर्थिक वर्ग से संबंधित है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो ऐसे वर्ग से आता है जो बहुत ज्यादा क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तब बच्चों का के साथ अध्यापक का जो व्यवहार होता है अगर वो अच्छा नहीं है तो उससे क्या होता है कि उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा क्या आता है कि डिस्कम्फर्ट जोन आ जाता है, कि बच्चा अध्यापक के व्यवहार को समझ नहीं पाता, या अध्यापक जो है बच्चे के व्यवहार को समझ नहीं पाती। तो ऐसा बालक जो है
वो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रोधित होगा, उदास रहेगा। ऐसे विद्यार्थी की सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है, वो उनके विषय में क्या होगा, पहले धीरे धीरे कमजोर होगा और फिर क्या है, उसके विषय में रुचि लेना बंद कर देगा। जिसके चलते अध्यापक जो है वो क्या होते हैं, वो भी उस तरह के बच्चे से क्या हो जाए, परेशान हो जाते हैं कि वो सीख नहीं रहा है, वो निराश हो जाते हैं। और इस प्रकार से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों पर क्या पड़ते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है, दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, जिस कारण से उनके संबंध जो है वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अनुशासन मुख्यतः आपको संरक्षक को और अध्यापकों को ये सिखाता है कि अनुशासन के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों का हमें क्या करना है, नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी है। और विद्यालय में अनुशासन बच्चे के व्यवहार को और उसके अभिव्यक्तियों को महत्वपूर्ण ढंग से क्या करता है, प्रभावित करता है कि आप बच्चों के लिए किस प्रकार का अनुशासन बना रहे हैं, किस प्रकार के आपने नियम उनके लिए बनाए हैं, क्या करेंगे, उनके व्यवहार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, उनके आचरण को प्रभावित करेंगे। और इसलिए जब विद्यालय में अनुशासन जो है वो क्या होता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसे वातावरण में बच्चे जो है अनेक प्रकार की विशेषताओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे मतलब उनको अनुशासन इस आधार पर सिखाया जा रहा है कि अनुशासन का सही अर्थ क्या होता है, कैसे खुद को नियंत्रित करना है, किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल करना है। तो ऐसा वातावरण उनको अच्छा, प्रसन्न रखता है, सहयोग देता है, आत्मसम्मान देता है और विश्वास एवं योग्यता उनके अंदर क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, इसको टॉपिक को यहीं तक रखते हैं और उसके बाद ना कल हम क्या करेंगे, इनको आगे डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है कि विद्यालय में बच्चे का पहला दिन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो विद्यालय में अभी हमने बात की थी कि बच्चे का जो फर्स्ट डे है वो क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो सकता है। तो हमेशा सुखद हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बच्चे का फर्स्ट डे अच्छा गया हो। सुखद या गंभीरनात्मक क्या हो सकता है, संवेदात्मक संकट का कारण हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। हमेशा तनावपूर्ण हो ये भी जरूरी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं विद्यालय की, तो विद्यालय में किसी भी बच्चे का दिन कैसा हो सकता है, सुखद भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, एक संकट के रूप में भी वो उसको देख सकता है कि अच्छा भी गया है और बुरा भी जा सकता है। ठीक है, तो विद्यालय में बालक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो सहपाठियों और गुरुजनों के साथ समायोजन करना। ठीक है, केवल शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना, खेलकूद में भाग लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि विद्यालय में कि जब हम बात करते हैं तो किसी भी विद्यालय में छात्र को अपने सहपाठियों का भी क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, उनके साथ संतुलन बनाना पड़ता है और इसके साथ साथ अपने अध्यापक के साथ भी अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। फिर है विद्यार्थी छात्रों की उपलब्धियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थी की छात्रिक उपलब्धियों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, कि किसी भी बच्चे की जब हम क्या करते हैं, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो उस पर किस किस चीज का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो परिवार की में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे की मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीव्र संवेदनशीलता, मतलब अगर बच्चे के साथ व्यवहार अच्छा ना हो, व्यवहार में कोई कमी है या व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उससे भी वो क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है, उससे भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन सभी चीजों से क्या होता है, बच्चा क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी उपरोक्त सभी चीजें क्या करती हैं, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि, मतलब परीक्षाओं के दौरान अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये क्या करेगा, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करेगा। फिर है किसी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां परिस्थितियों जन्य हो सकती हैं, कि मान लीजिए परीक्षाओं में आपके जो अंक आते हैं वो किस पर परिस्थिति के आधार पर हो सकते हैं। तो उसकी उपलब्धियां हमेशा उच्च होती हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसकी उपलब्धियां परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और उसकी उपलब्धियां कभी अच्छी नहीं हो सकती, ऐसा गलत होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के आधार पर अगर आपको अच्छा वातावरण मिल रहा है, आपके परिवार के में सब कुछ ठीक है, तो उसके कारण क्या है, आपकी शिक्षा की उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो उस आधार पर भी क्या हो सकता है, आपकी शिक्षा की जो उपलब्धियां हैं वो कैसी हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि
उसकी शैक्षिक उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती हैं कि परिस्थिति के आधार पर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब वातावरण अच्छा था, तो हो सकता है कि उसको सीखने के सही अवसर मिले तो उसने अच्छी अंक प्राप्त किए, और नहीं ऐसा हुआ तो अंक खराब भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या वो परीक्षाओं में अपनी एजुकेशन में अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां अच्छी नहीं थी इसलिए अंक अच्छे नहीं आए। तो विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, परिवार, स्कूल, मतलब अगर आप स्कूल में परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ले सके तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, परिवार, स्कूल, विद्यालय या फिर विद्यार्थी स्वयं। तो केवल स्कूल की गलती हो सकती है ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, केवल परिवार की गलती है ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि किसी भी बच्चे के जो रिजल्ट की आप परीक्षाओं की बात करते हैं तो उस पर उसके घर की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। घर का वातावरण अगर अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, स्कूल का वातावरण कि उसे किस प्रकार से सिखाया गया था, ये सारी गतिविधियां, और बच्चा स्वयं अगर वो खुद से भी नहीं पढ़ेगा तब भी क्या करता है, परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। फिर है विद्यालय में और विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, अच्छे अंक ले, तो इसके लिए क्या जरूरी है। तो सहायक या प्रोत्साहित करने वाला वातावरण कि उसको हमें सहयोग भी करना है और उसको एक ऐसा वातावरण देना जिसमें को वो देखकर वो क्या हो, मोटिवेट हो। उसके लिए सख्त अनुशासन और दबाव लेकर आना, ठीक है। केवल शैक्षिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, तो आप ये देखेंगे कि केवल शिक्षा से ही सारे काम नहीं होते, बच्चे को सहयोग और सहायता यानी प्रोत्साहन और मोटिवेशन जब तक नहीं मिलता तब तक भी बच्चा क्या रहता है, हतोत्साहित रहता है, उसे लगता है कि उसकी कोई केयर नहीं करता है। तो ऐसे वातावरण से बच्चा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि हो तो उसे सहयोग भी दें और उसे प्रोत्साहन भी दें, मोटिवेशन भी दें। फिर अनुशासन का विद्यार्थी के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनुशासन से विद्यार्थी में आक्रामकता बढ़ती है, ठीक है। अगर आप सही प्रकार से अनुशासन के अर्थ को समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो अनुशासन से विद्यार्थी प्रसन्न और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अनुशासन का विद्यार्थी के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हर एक चीज का क्या पड़ता है, बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। और जब अनुशासन की बात आती है तो अनुशासन का विद्यार्थी में प्रसन्नता और सहयोग की भावना जो है उत्पन्न होती है कि अगर आपका अनुशासन सही दिशा में है, आप सही चीजों को अनुशासन के रूप में मानते हैं, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर प्रसन्नता भी आएगी और वो सहयोग की भावना भी जो है वो उसके अंदर उत्पन्न होगी। फिर विद्यालय में विद्यार्थी की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्यालय में विद्यालय की प्रगति पर क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है, किसके अनुसार, ग्लास के अनुसार। तो विद्यालय की सभी प्रगति में सहयोग करेगा, विद्यालय उन विद्यार्थियों की प्रगति को क्या करता है, बाधित कर देते हैं जो असफल होते हैं। विद्यालय क्या विद्यार्थी की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये देखते हैं कि विद्यालय का क्या है, विद्यालय क्या करता है, कई बार कर देता है, कैसे, तो ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। तो जैसे जब भी आप स्कूल की बात करते हैं तो आपको पता है कि हर स्कूल का जो टाइम होता है उसके समापन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक वर्ष होता है कि एक क्लास में आपको एक वर्ष का समय बिताना है। और इसके लिए क्या होती है, आपकी लास्ट में एक परीक्षा होती है, एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रगति क्या हो गई, बाधित हो गई। अब आपके एग्जाम में अच्छे न अंक ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार के कारण कोई समस्या आ गई हो, या स्कूल में आपको कोई समस्या है, विद्यालय में, ठीक है, या फिर आप स्वयं इसके जिम्मेदार हो सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की। लेकिन तीनों ही कारणों से क्या होंगे, परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आएंगे, और अच्छे अंक नहीं आए तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा, अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा तो आप विद्यालय को लगातार जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा। फिर किसी विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियां कम होने का एक संभावित कारण कि किसी भी बच्चे का शैक्षिक उपलब्धियों में रुचि न होने का क्या कारण है, कि उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं, मतलब नंबर अच्छे ना आने के कारण। तो स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार का सहयोग नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखें कि बच्चे की अगर खुद की किसी विषय में रुचि नहीं है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसको नहीं पढ़ता, कोशिश नहीं